हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा दिल्ली में होने वाले इलेक्शंस, केजरीवाल, मोदी जी और बिहार में प्रशांत किशोर, इन सब के बारे में बात होगी। किस तरफ पॉलिटिक्स जा रही है। देखिए, जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, केजरीवाल ने जो 70 साल में नहीं हुआ वो करके दिखाया। और केजरीवाल किसी ख़ास कम्युनिटी के लिए नहीं कर रहा, किसी कास्ट के लिए नहीं कर रहा, किसी रिलीजियस ग्रुप के लिए नहीं कर रहा, वो सब के लिए कर रहा है। वहाँ अब इलेक्शन होने वाले हैं। 2013 में वो अच्छी सीट लाया, फुल मेजॉरिटी नहीं थी। 2015 में आया, आउट ऑफ 70 68 सीट्स जीती। 2020 में आउट ऑफ 70 62 सीट्स जीती। अब इलेक्शन है 2025 का, जो आज डिक्लेयर भी हो गया है। इस इलेक्शन में सर्टेनली खतरा नज़र आ रहा है। जिस तरह से उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है और जिस तरह से इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी बाय हुक्स और क्रुक्स या तो पार्टियों को तोड़ती है, तोड़फोड़ मचाती है, जो उसने महाराष्ट्र में किया, जो उसने आसाम में किया, जो उसने राजस्थान में किया, जो उसने मध्य प्रदेश में किया, और जो अब आगे कर रही है बंगाल में ममता के साथ उसका भतीजे को खड़ा कर दिया। यूपी में शिवपाल को खड़ा कर दिया था अखिलेश के खिलाफ। तो उनका काम यह है कि हर जगह पावर कैसे बाय हुक्स और क्रुक्स पावर कैप्चर करनी है। यूपी में अब नया गेम दिल्ली से शुरू हुआ। हालांकि ये गेम पहले से था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो इतनी मेहनत करके चीज़ों को पब्लिक में ला सके। ये काम भी केजरीवाल ने किया। वहाँ पर जो केजरीवाल के वोटर्स हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग हैं, उनके वोट ख़त्म किए गए और नए जो सपोर्टर बीजेपी के, उनके वोट ऐड किए गए। और एक ये बहुत बड़ा नंबर है, जो बहुत बड़ी जीत हार में तब्दील हो सकता है। केजरीवाल ने भी डेटा उसकी शिकायत की है और होना कायदे से ये चाहिए, अगर किसी का वोट काटा जा रहा है तो उसे कांटेक्ट करिए, वो बताए, उसे बताया जाए आपका वोट क्यों काटा जा रहा है, क्या वजह है, तब वो डिलीट होना चाहिए। वैसे अगर किसी को ऐड कर रहे हैं तो उसे मालूम करिए, फिजिकली वो प्रेजेंट हो और उससे पूछा जाए या फोन कि भाई आपका वोट क्यों ऐड किया जाए। ऐसा नहीं हुआ। केजरीवाल साहब ने जो शिकायतें की हैं, कायदे से पहले उसकी इंक्वायरी, चूँकि उन्होंने डेटा दिया है कहाँ कितने वोट बढ़ाए गए और कितने घटाए गए, लेकिन उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई और इलेक्शन की डेट डिक्लेयर कर दी गई। तो बीजेपी इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू मैनिपुलेट द वोटर्स, दिल्ली पे कब्जा करना है। उधर कांग्रेस भी अपना, जाहिर है एक पॉलिटिकल नेचर पार्टी है, लेकिन कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि यहाँ कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होगा, अगर कुछ सीट लेगी तो वो एट द कॉस्ट ऑफ आम आदमी पार्टी होगी, बीजेपी की कॉस्ट पे नहीं होगी। और ये भी वो भूल जाएं कि वो गवर्नमेंट बना पाएंगे कोलिशन या इंडिपेंडेंटली खुद। इस लड़ाई और झगड़े में जो फ़ायदा होगा वो बीजेपी का होगा। और ये बदकिस्मती है कि कांग्रेस के पास जो दिल्ली में लीडर्स हैं, जो पार्टी चलाते हैं, उनके दिल में एक नफ़रत है केजरीवाल से, इसलिए वो वहाँ किसी भी तरह का समझौता कांग्रेस का केजरीवाल से नहीं होने देना चाहते, और अगर हुआ है तो वो ईमानदारी से उस पर चले नहीं।
तो एक तो वोटर्स का मामला है ही है। दूसरी, मोदी जी बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं कि वोट की भाषा क्या होती है। वोट की भाषा ये है कि चूँकि बिहार में एक मुस्लिम बहुत बड़ा नंबर है जो आरजेडी के साथ है या नीतीश के साथ है, और नीतीश को अलग करना है, तो उस वोट को भी वो चाहती है। एक तरफ पोलराइज करके हिंदू वोट को एक नफरत क्रिएट करके किया जा रहा है इकट्ठा, दूसरी तरफ मुस्लिम्स को भी डिवाइड करना या उन्हें लालच देना। तो रिसेंट दो चीज़ें देखिए, जबकि हर जगह आप मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं, और कांग्रेस को ख़त्म करने की बात करते ही इसलिए कि इन्होंने अपीजमेंट मुसलमानों को किया, जबकि ऐसा नहीं है। अभी 2-4 दिन पहले जो इनके मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, वो जाते हैं दिल्ली में दरगाह पर निज़ामुद्दीन साहब की, और वहाँ चादर चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं। उसके बाद आप चादर प्राइम मिनिस्टर साहब भेज रहे हैं अजमेर शरीफ, और वहाँ एक मिनिस्टर्स का डेलीगेशन जाएगा, चादर चढ़ाएंगे, माथा टेकेंगे। जब आप मुस्लिम से इतनी नफरत करते हैं, उन्हें कहते हैं मुल्क के दुश्मन हैं, या वो मेजॉरिटी कम्युनिटी को मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, उनका रिजर्वेशन छीन लेंगे, उनकी भैंसें छीन लेंगे, उनकी तिलक छीन लेंगे, क्या क्या आप नहीं कह रहे। तो ये सब ड्रामा किस लिए है? लेकिन मुसलमानों में नो डाउट कुछ इस तरह के लोग हैं जो मौके की तलाश में रहते हैं, सेल्फ प्रमोशन के लिए, कम्युनिटी के लिए उनका कोई लेना देना नहीं, कम्युनिटी के लिए तो उनका भी लेना देना नहीं, जो सोकॉल्ड सेकुलर पार्टीज के साथ खड़े हुए हैं उनका सिर्फ और सिर्फ पर्सनल प्रमोशन है। तो एनी हो, अभी कल ही एक बहुत बड़ी, मैं टीवी के ऊपर देख रहा था, बहुत बड़ी गैदरिंग थी जिसमें मोदी जी मुसलमानों की तारीफ कर रहे थे, मुसलमानों को हमने ये किया, मुसलमानों को हम गले लगाना चाहते, क्या मीठी बातें थी। और दूसरी तरफ मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा, उनकी प्रॉपर्टी ख़त्म हो रही, उनके लीडरशिप को ख़त्म किया जा रहा। अव्वल में तो वो मुस्लिम्स के लीडर्स नहीं, लेकिन वो एज ए मुस्लिम फेस यूज़ करती थी सोकॉल्ड सेकुलर पार्टीज। आजम खां को ख़त्म किया, शहाबुद्दीन को बिहार में ख़त्म किया, अतीक को यूपी में ख़त्म किया, अतीक बरदस, अफजाल अंसारी को ख़त्म किया, और आगे भी इसी तरह चलेगा। चूँकि अगर वो 85% साथ नहीं रहे, अनफॉर्चुनेटली पब्लिक अभी समझने को भी तैयार नहीं। कोई रोज़गार नहीं है, एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वहाँ गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता बच्चों को पढ़ाएगा। तो गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज़ हैं वो है कि 80% पॉपुलेशन को बिलो द पॉवर्टी लाइन ढकेल दीजिए, जिससे कि वो सोच ही ना सके किसी राइट्स का, और जिस तरफ उन्हें हाँका दीजिए उधर जाएंगे। उन्हें खाने के लिए अनाज दे दीजिए, पहनने के लिए कपड़ा दे दीजिए, औरतों को कुछ पैसे महीने में दे दीजिए, तो वो उसी का शुक्र अदा करेंगे कि साहब कम से कम इतनी मदद हो रही है। वो ये भूल जाएंगे कि अगर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट होगा तो हम अपना भी पेट भरेंगे, और इस पोजीशन में आ सकते हैं कि दूसरों का भी पेट भरें। तो ये सब चल रहा है। अब मायावती जी ने तय किया है कि वो दिल्ली में 70 की 70 सीट्स पर कैंडिडेट्स खड़ा करेंगी। वाह क्या बात है। यूपी में उन्होंने असेंबली में 400 सीट्स में मोर देन 100 सीट्स पर मुसलमान को खड़ा किया, और आपको मालूम है उनका एक भी कैंडिडेट इलेक्ट नहीं हुआ। पार्लियामेंट में उन्होंने 80 में से मोर देन 20 सीट्स पर मुसलमान खड़े किए, और एक भी उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट नहीं हुआ। तो उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि मुसलमान को फाइनेंशियली बर्बाद करें और मुसलमान के वोट में बिखराव करें, और उससे बीजेपी को फ़ायदा पहुंचे। मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं, लेकिन बीजेपी जिस तरह के काम कर रही पिछले 10 साल में, 11 साल में जो किया, वो तो पूरी दुनिया में उसका जिक्र है कि माइनॉरिटीज़ में वर्ड यूज नहीं करेंगे, मुसलमानों को जिस तरह से
हम इसके खिलाफ नहीं, अगर मुसलमान कोई क्रिमिनल है, मुसलमान माफिया है, तो उस पर एक्शन बिल्कुल लेना चाहिए, और योगी जी कर रहे हैं, उसमें हमें कोई मुखालफत नहीं है। वी अप्रिशिएट इट, उन्होंने बड़े बड़े कदम, लेकिन वो सिलेक्टिव बेसिस पर नहीं होने चाहिए। हालांकि योगी जी ने हिंदूज के खिलाफ भी, ख़ासतौर से यादव के खिलाफ काफ़ी सख्त कदम हुए ले, उनकी बिल्डिंगें भी तोड़ी, बुलडोजर भी चलाया, लेकिन ये ईमानदारी के साथ चले तो किसी को एतराज़ नहीं। और यूपी में नो डाउट करप्शन उस लिहाज से जो लीडर्स पॉलिटिकल करते थे, पॉलिटिशियंस, वो कम हुआ है। वैसे तो ऑफिस का जो करप्शन है वो तो बढ़ा है। तो जहाँ तक दिल्ली के मायावती का सवाल है, मायावती का काम है खेल को बिगाड़ना। तो 70 सीट पे किसका वोट काटेंगी? क्या मुसलमान वोट ही नहीं मिलेगा? हाँ, कुछ खुद गर्ज लोग ऐसे मिलेंगे जो पैसा भी देंगे, और आप देखिएगा 70 में कम से कम ये 15-20 सीट पर मुसलमान को खड़ा करेगी, जिससे मुसलमान वोट बटे, और वोट तो नहीं बटेगा इससे, क्योंकि ये जो दलित लीडर अपने को कहती है, दलितों को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, ये दलितों को ढकेल रही बीजेपी की तरफ। और अब इनकी हालत देखिए कि 2008 में जो इलेक्शन हुआ, इसने 2 सीट जीती थी दिल्ली में, और 14% वोट इसे मिल गया था। 2013 में यही वोट शेयर मायावती का 5.4% रह गया था दिल्ली में, और 2015 में ये 1.3% रह गया था। और 2020 का जो असेंबली इलेक्शन हुआ दिल्ली में, उसमें 0.7% मायावती का शेयर था। और उसी तरह आपको यूपी में भी है कि कहाँ 22 और 20% होता था, वो 12% पे आया, फिर 8% पे आया, और नो मोर इट इज़ बिलो 7% इन यूपी। तो वोट तो खिसक रहा है, पॉलिटिकल लाइफ तो इनका ख़त्म होती जा रही है। और दूसरा दलित नेता खड़ा भी हो गया है, जिसे कहते हैं भीम आर्मी का चीफ, वो आगे आ रहा है, इसे रिप्लेस करेगा। हालांकि गारंटी उसकी भी नहीं वो किस तरफ जाएगा, कुछ नहीं कह सकते कि वो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करेगा या वही पॉलिटिक्स करेगा जो एनडीए कर रही है। तो ये सभी मुझे करना था। और दूसरी मायावती पैदा हो गई है, जो कि एक बहुत वेल नोन फेस है। उनका नाम है प्रशांत किशोर, जो बिहार के हैं, ब्राह्मण हैं। इन्होंने पहले बीजेपी का काम किया, मोदी जी का साथ दिया, उसके बाद लालू का साथ आ गए, उसे प्रमोट किया, आम आदमी पार्टी को भी प्रमोट किया। ये धंधे वाले हैं। अब चूंकि एक्सपोज हो गए, कोई भी पार्टी इन्हें नहीं बुला रही, इन्हें गलतफहमी ये हो गई थी कि ये इलेक्शन जिताते हैं। और ये गलतफहमी इन जाहिल पॉलिटिशियंस में भी थी कि प्रशांत किशोर अगर साथ आ गए तो हमारा इलेक्शन निकल जाएगा। कई जगह लूज किया, तो अब इन पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो धंधे वाले आदमी, इन्हें तो रहना है फील्ड में। तो ये भी दूसरे मायावती बनने जा रहे हैं बिहार में। ये कह रहे हैं मैं 100 टिकट मुसलमानों को दूंगा। मुसलमान को बहुत बड़ा बेवकूफ़ समझ रहे हैं। वो चीज़ अलग है कि जाहिर है अगर नीतीश जी एनडीए के साथ इलेक्शन लड़ेंगे तो बीजेपी जो करेगी कैंपेन में, वो हिंदू मुस्लिम भी करेगी, बटोगे तो कटोगे की बात करेगी, जो कि नीतीश के लिए बहुत घातक होगी। क्योंकि नीतीश से अगर वो सब नारे देंगी तो मुस्लिम वोट दूर जाएगा, क्योंकि एनडीए का हिस्सा है। और मुस्लिम नीतीश का आगे बढ़ना मुसलमानों के वोट ही पर डिपेंड कर रहा है, चूँकि मुसलमान की बहुत बड़ी सपोर्ट है उनके साथ। तो वोट खिसक करके आरजेडी में आएगा या कांग्रेस में आएगा। तो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं 100 मुसलमानों को दूंगा, और आजकल एक नाटक और के फास्ट एंड टू डेथ पे आप बैठ गए। तो वो धंधे वाला आदमी है, लोग सब समझते हैं। ही इज अगेन सेम थिंग एज मायावती। बीजेपी की बी टीम है,
कहीं भी बीजेपी के खिलाफ एक वर्ड नहीं यूज कर रहा है। वो कांग्रेस को टारगेट करता है, आरजेडी को टारगेट करता है, इवन नीतीश जी को भी टारगेट करता है। तो उससे भी चौकस रहने की ज़रूरत है। और मुसलमान वोट जो है वो किसी का बंधुआ मजदूर ना बने, वो अच्छे कैंडिडेट्स को वोट करें या अपने कैंडिडेट को करें। ये जो मुसलमान इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी से इलेक्ट होते हैं, ये मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते। इन्हें मुस्लिम्स के इंटरेस्ट या उनके राइट्स से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना पर्सनल प्रमोशन है। यही वजह है कि आज आजम खान जेल में है। ना कोई मुसलमान पूछ रहा है, ना उन्हें पार्टी पूछ रही है। चूँकि उन्होंने कौम का नहीं बल्कि उन्होंने समाजवादी को प्रमोट किया, और समाजवादी को इसलिए प्रमोट किया कि उन्हें अपने को प्रमोट करना था। यही ज़्यादातर लीडर्स ने बाय एंड लार्ज किया, एक्सेप्ट बर्क साहब जो थे, वो ही वॉज वन ऑफ द रेयरेस्ट जिन्होंने कभी भी उसूल के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो ऐसे बहुत कम लीडर्स हैं। तो प्रशांत जी जो ये समझ रहे हैं, ठीक है, थोड़े बहुत तो आ जाएंगे सेल्फिश लोग आपके साथ, चूँकि उन्हें पब्लिक में रहना है, कहीं से टिकट नहीं मिलेगा तो आपसे वो टिकट ले लेंगे और पैसा भी दे देंगे। लेकिन आप भूल जाइए कि मुसलमान इतना पागल है कि वो आपके साथ आ करके आप बीजेपी को ऑबलाइज करने की पोजीशन में आ जाएं और पैसा कमाएं। आप आदी हो गए पैसा लेने का, आप आदी हो गए लोगों को ब्लैकमेल करने के। तो यही मुझे आपसे कहना था कि बी अवेयर ऑफ मायावती जी। मायावती इज एनिमी ऑफ दलित्स, द मोस्ट करप्ट भ्रष्ट लेडी पॉलिटिशियन। उसने दलित अंबेडकर के नाम को भी बदनाम किया है। अंबेडकर के लिए सिर्फ और सिर्फ दलितों को साथ लाने के लिए बात करती है, अदरवाइज अंबेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर वो भटकी हुई है, नहीं चलती है, कोई लेना देना नहीं। तो ये मुझे कहना था आज इनके बारे में। और दिल्ली में तो आपने देख दिया कि बीजेपी एक तरफ तो मोहब्बत की बात, इसकी बात वो कर रही है, दूसरे वो जो रमेश भिदोड़ी जी हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में जो लैंग्वेज यूज़ करी, उन्हें तो ज़िंदगी भर के लिए इलेक्शन से भी बाहर कर देना चाहिए था और जेल में रखना चाहिए था। अब आप फिर दिल्ली में बीजेपी उन्हें प्रमोट कर रही है, और वो जिस तरह की लैंग्वेज उन्होंने, प्रियंका गांधी, देखिए गांधी फैमिलीज के लोग जिस तरह की अच्छी लैंग्वेज और साफ सुथरी और ईमानदार लोग, उनके खिलाफ क्या क्या नहीं किया, लेकिन क्या कुछ मिला? अरे उन्होंने तो मुल्क को आज़ाद कराया। उन्होंने तो 2 लोग, इंदिरा गांधी इसी में गई मुल्क के लिए, राजीव गांधी इसी में गए। उनसे बड़ी सेक्रीफाइस किसकी है? उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ करके 2 हिस्से करे, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो उनसे बड़ा मुल्क का लॉयलिस्ट कौन हो सकता है? आप उन्हें भी पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वो दे आर द एनिमीज ऑफ भारत, वो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। ये पॉलिटिक्स कब तक चलेगी? हो सकता है कांग्रेस 2029 में ना आए तो 34 में आएगी, चूँकि हर चीज़ का एंड है, कोई ज़िंदगी भर रहा ना रहेगा। और मैं इसे मानता हूँ, जो टॉप लीडरशिप बीजेपी की है, अभी क्राइसिस आने वाली है। मोदी जी 75 साल होने जा रहे हैं। उन्होंने 75 साल होने का बेस बना करके अडवाणी जी को, अटल जी को और दूसरे बड़े बड़े लीडर्स को, मनमोहन, सबको उन्होंने मार्गदर्शक बना करके घर बैठा दिया था। और उनके जीत जी कहीं उन्हें प्रमोट नहीं किया अटल जी को, और मरने के बाद उनके लिए आप मातम कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, इतने अच्छे लीडर थे। क्या असर किया अडवाणी जी का? आपने क्या असर किया? तो देखिए मोदी जी, ये दुनिया बहुत खुद गर्ज है, बेईमान है। ये आपके आगे पीछे तभी तक है जब तक आप पावर में हैं। जिस दिन आपसे पावर में से हटेंगे, हटना तो है 29 में नहीं तो 34 में, अव्वल में तो हो सकता है अभी 75 होने के बाद ही बवाल उठे। तो आप देखेंगे जो ये सबसे ज़्यादा लॉयलिस्ट बनते हैं वो आपके साथ नहीं रहेंगे।
बल्कि वो साथ रहेंगे जो अब दूरी बनाए हुए हैं। हो सकता है उस वक्त वही आपके काम आए, क्योंकि जाहिर है मुल्क के लिए आपने बहुत किया है। ठीक है, मुसलमानों के लिए आप नुकसान दे रहे हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचवा रहे हैं, लेकिन मुल्क के लिए आप बहुत काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों में डेवलपमेंटल चीज़ें बहुत की हैं। सिर्फ और सिर्फ ये जो डिस्पैरिटी है अमीर और गरीब के बीच में, इसे कम करिए। वो तभी मुमकिन होगी। किसान को उनका ड्यू दीजिए, उनकी एमएसपी जो आपने वादा भी किया था उसे दीजिए। आप अमर रहेंगे, लोग आपको याद रखेंगे, क्योंकि आप में ताकत है काम करने की। लेकिन ये धोखाधड़ी नहीं चलेगी कि मुसलमानों को आप कॉर्नर भी कर रहे हैं और उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, और उधर आरएसएस प्रमुख भी कि हर मस्जिद या दरगाह के नीचे मंदिर ना ढूंढिए। अरे अगर आप कहेंगे, आपकी ये सोच है, तो हिंदुस्तान में मुमकिन है कोई दोबारा ये हरकत करे। और आपके तो 50 ऑर्गेनाइजेशन उसमें सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है कि जो 1991 का एक्ट और द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उसे ख़त्म किया जाए, वो गलत है। तो आप ये किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? तो ये चलेगा नहीं। लेकिन नो डाउट मोदी जी में ताकत है। मोदी जी जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, कर सकते हैं। एक अच्छा काम करेंगे तो आपको ज़िंदगी भर आपको याद रखा जाएगा। और आपसे ठीक है, एक पॉलिटिक्स है, चूँकि सीधा कोई नहीं है। जो मैं पहले बार बार कहा, ना कोई कम्युनल है और ना ही कोई सेकुलर है हिंदुस्तान में। सब और सब जो भाषा बोलते हैं वो वोट की भाषा है, पावर में आने की भाषा है, वो दिल की भाषा नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।